और इस वक्त एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। सिंधु जल समझौते पर यह अहम बैठक बताई जा रही है। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं और बड़ी बैठक सिंधु जल समझौते को लेकर है। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव हमले को लेकर जो तनाव है उसमें भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें बैठक की जाएगी। आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री और वित्त मंत्री तो इस बैठक में मौजूद है, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी बैठक सिंधु जल समझौते को लेकर कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़ी बिंदु इस बैठक में तय होने वाले हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। ड्रग तस्कर माखन लाल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। माखन लाल जो कि करीब 13.5 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह संपत्ति जब्त की गई है। कटरा में ड्रग व्यापार से यह संपत्ति अर्जित की। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, और क्या जानकारी? कश्मीर में अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है और उसके बाद अगर कोई बड़ी चुनौती है तो वो ड्रग्स है। और खासतौर पे ड्रग्स और आतंकवाद कहीं ना कहीं इसे एक नज़र से इसलिए जाता है कि दोनों ही चीज़ें जो है वो के लिए वो जो है वो काम कर आपको मक्खन लाल जो है ड्रग्स से जो है पैसा कमाया के बाद कटरा के भगता लगातार वहां रह रहा था, मगर जब सुरक्षा बलों ने जांच की पता चला पुलिस की जांच में कि ये मक्खन लाल जो है ये दरअसल एक ड्रग तस्कर है जो युवाओं की नसों में जहर घोलने का काम करता है। उसी के बाद जो है ये कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो है मक्खन लाल तो पहले ही जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। उसकी जो है जांच चल रही है, लगातार जो है वो केस, मगर अब जो बड़ा फैसला ड्रग तस्कर और आतंकियों की प्रॉपर्टीज को अटैच करने का शुरू हुआ था, उसी के तहत मक्खनलाल की प्रॉपर्टीज को जो है वो अटैच कर लिया गया है। एक चीज मनोज जरूर बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उसके पीछे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए जो टेरर फंडिंग होती थी उसे बंद कर दिया गया, जो लोग इसमें शामिल थे उनको पकड़ लिया गया, तो ड्रग्स पाकिस्तान ने एक नया तरीका ढूंढा जिसके जरिए ड्रग्स जम्मू कश्मीर में भेजकर यहाँ पर आतंकी की नसों में लोगों की नसों में ड्रग्स घोलना और उसके साथ साथ उस ड्रग्स से उगाई की होने वाला पैसा जो है उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करना। ये एक बड़ा जो है प्लान पाकिस्तान का था और लोग चाहकर या ना चाहकर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज में जुड़ते गए और उसी के कारण जो है ये कहीं ना कहीं उससे ये मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो पुलिस इसमें अब जांच कर रही है, प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है और कहीं ना कहीं कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का जो प्लान है उसको नाकाम किया जाए। ये बड़ी बात है और चूंकि आतंकवाद के खिलाफ पुलिस यहाँ पर काम कर रही है तो निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दों पर भी उसकी नज़र है, जिसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो ड्रग तस्करी का है। क्योंकि अगर आतंकवादियों को आर्थिक मदद सबसे ज़्यादा किसी से मिलती है तो वो ड्रग तस्कर से मिलती है और ये ड्रग भी बड़े पैमाने से सरहद पार से आती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अजय जांडियाल कि जितने भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे आतंकवादियों को मदद मिलती है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर स्थानीय मदद हो, लोगों की मदद हो, हथियारों की मदद हो, सर्च ऑपरेशन में जो सेना है, पुलिस है, वो हर चीज का ख्याल रख रही। देखिए बिल्कुल जरूरी कश्मीर के ऑपरेशन जो पहलगाम में शुरू हुआ था वो लगभग इस वक्त कम से कम 40 के करीब लोकेशंस पर चल रहा है। ये अलग अलग लोकेशंस है। मकसद बड़ा साफ है कि उनको ट्रेस करना।
दूसरी चीज, सुरक्षा एजेंसियां जब काम करती हैं, जांच करती हैं, तो उसमें हर पहलू को देखा जाता है। आतंकियों के बाद आतंकी कहां से पहुंचे, उनको किसने मदद दी, कैसे मदद दी, आतंकियों के जो मददगार थे उनको पैसा किसके जरिए आया, चाहे वो क्रिप्टो हो या ड्रग्स हो, हर पहलू पर नजर रखी जाती है। और उसी में कई बार खुलासा हो चुका है कि ड्रग्स से उगने वाला पैसा आतंकी गतिविधियों में काम आता है, और इसी तरह से क्रिप्टो, जो आजकल यूएसडीटी के डिजिटल करेंसी जो मानी जाती है, डिजिटल डॉलर, उसका इस्तेमाल भी जो है टेरर फंडिंग के लिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांड्याल का जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की स्थिति क्या है, अजय जांड्याल खुद बता रहे हैं। के बाद से आतंकी हमला जब हुआ था, तब से लगातार भारत और पाकिस्तान में तनाव है, लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, और क्या ग्राउंड पे सिचुएशन है वो हम आपको बताने के लिए पहुंचे हैं। पहले मैं तस्वीर आपको यहाँ से, वो सामने तारबंदी अगर आप देखें तो तारबंदी के दूसरी तरफ जो है वो लगातार जो इलाका पाकिस्तान, बड़ा धुएं का गुबार जो है वो दिख रहा होगा। दरअसल इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ आग लगी हुई है, वहाँ की जो फसलें हैं उसको आग है। और मैं ये कोशिश करूँगा, ये पोस्ट अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी सामने देखने को मिलेगा। उसके इर्द गिर्द भी अगर आप देखें तो किस तरीके से इस वक्त धुएं का गुबार है, आग लगी है, और फसल लगातार जो है उसे जलने का काम चल। लगातार पाकिस्तान इस चीज़ को इसलिए सुनिश्चित कर रहा है क्योंकि वहाँ जो सेना है पाकिस्तान की तरफ जो तैनात की गई है, उसको शक और डर इस चीज़ का है कि कहीं भारत की तरफ से हमला ना हो जाए, और अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो पाकिस्तान बेहतर जानता है। और यही जो चौकियां हैं, इन्हीं चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की कवायद पाकिस्तान करता है। कई बार इसी इलाके से घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, कई आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर में आकर पुलवामा, पहलगाम, उड़ी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, मगर लगातार भारत के इन पाकिस्तान के हमलों से लहूलुहान भारत जो है अब चाहता है कि इस आतंक का अंत हो। इसी वजह से देश ने तैयारी ये की है कि एक बयान दिया था कि जो भी पहलगाम हमले का जिम्मेदार है, आतंकी हो या उनके आका, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसी को लेकर तैयारी की गई है, जिसको लेकर लगातार की जा रही है। बंडी डिगरा के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ग्वाल। और अब हम आपको भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इंडिया न्यूज की खबर का असर दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अपना झंडा हटा दिया, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट पर फिर से झंडा लगा लिया है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने इसे लेकर भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, वो भी देखिए। इंडिया न्यूज ने लगातार बताया कि कैसे पाकिस्तान की चौकियां खाली हो गई हैं और पाकिस्तान जो है वो फरार हो चुका है, अपनी चौकियों को छोड़कर झंडों को उतार दिया गया है। और उसी की खबर का असर देखिए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से आकर जो है वो अब झंडा चढ़ा दिया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की इस चौकी को जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो है वो भाग गए थे और यहां से झंडा उतार कर चले गए थे। अब एक बार फिर जब लगातार हमने खबर बताई तो शायद पाकिस्तान में देखकर इस खबर को अब जो है अपना झंडा जो है वो वापस लगा दिया है, और कोशिश शायद ये बताने की कि दुनिया भर में किरकिरी हो रही होगी पाकिस्तान की कि कैसे पाकिस्तान डर कर भाग गया है, और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर एक बार फिर से झंडे को यहाँ लगा दिया है। आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की जो चौकी है जहाँ पिछले 2 दिनों से झंडा गायब था, और आज जब हमने खबर बताई और लगातार ये खबर जो है वो वायरल हो रही थी, लगातार ये जब चर्चा में थी, उसके बाद पाकिस्तान ने इस झंडे को आकर वापस यहाँ पर लगाया है। उधर पहलगांव में आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजी जाने वाली महिलाओं से हमारे सहयोगी आदित्य वधावन ने खास बातचीत की, सुनिए। मैम, आपका नाम क्या है? आप और कहाँ भारत में कहाँ से आ रही हैं आप? मेरा नाम राजिया है, इलाहाबाद से आ रही हूँ। इलाहाबाद से आ रही हैं। तो आप कब से भारत में रह रही हैं और कितना समय हो गए आपको भारत में रह रहे हो? कहाँ आपका क्या परिवार यहाँ पर है कि पाकिस्तान में है? मेरी फैमिली पाकिस्तान में, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है, कराची में। अच्छा, शादी आपकी पाकिस्तान में हुई है। तो अब आप तो यहाँ पर आपका मायका है, इधर कहाँ पर मायका है? इलाहाबाद।
इलाहाबाद में। तो अभी आप अपने आप ससुराल जा रही हैं पाकिस्तान, कराची में। तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? आपको पता है जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद जो तनाव है भारत पाकिस्तान में बढ़ गया है। तो इसमें इस समय क्या आपके मन में चल रहा है? तो आप आज कराची कब तक पहुंच जाएंगे, अगर आप बता पाए? अगर अंदर जाने देंगे तो पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाजिया हमसे बात करने के लिए। डल लेक श्रीनगर। तो अभी आपको ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत पाकिस्तान में बहुत तनाव की समय स्थिति बनी हुई है। ये बहुत गलत हुआ है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन हमने तो नहीं किया है ना, हमें बेकसूर है ना, हमें भी निकाल रहे। मेरा छोटा बच्चा है ये साथ और कह रहे हैं बच्चा जाएगा नहीं। माँ के बिना बच्चा कैसा रहेगा, आप खुद बताएं। मैं किसके पास इसको छोड़ूंगी, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। आपके इस समय परिवार की क्या प्रक्रिया है? जो आपके परिवार श्रीनगर में है, डल लेक में, वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोलेंगे, वो भी रो रहे हैं, वो भी परेशान है कि ये क्या हो गया। रात के 12 बजे ये सब लोग आ गए हैं और कहते हैं आपको जाना है यहाँ से। उधर पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के वक्त का एक वीडियो सामने आने के बाद जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मल से एनआईए की ओर से पूछताछ हो गई। पहले 23 अप्रैल को पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन वीडियो वायरल होने पर उसे दोबारा बुलाया गया है। मुजम्मिल के पिता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। जी बिल्कुल, अभी हम मुजाम्मिल जो जिपलाइन ऑपरेटर है उनके घर में है। हम आपको पहले तस्वीरें दिखाई कि ये इनका घर है जहां हम आए हैं। पहलगाम के 2 किलोमीटर आगे आप आएंगे, 2-3 किलोमीटर आगे आएंगे तो इनका घर पाएंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मुजाम्मिल और मुख्तार के पिताजी हैं। सर, पहले तो क्या हुआ था उस वक़्त जब मुजाम्मिल थे? कहाँ है मुजाम्मिल? कौन कौन रहता है आपके फैमिली में? 7 आदमी है। 7 आदमी रहते हैं। और उस समय जो पहलगाम का हादसा हुआ था, जहाँ तब मुजाम्मिल था वहाँ? हाँ। और मुख्तार भी था? मुख्तार कहाँ? मुख्तार गाड़ी का काम करता है। अच्छा, मुजाम्मिल था सिर्फ? खाली मुजाम्मिल था। क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। वो मालूम नहीं है हमको, वो मालूम नहीं। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं अभी कहाँ है मुजाम्मिल और मुख्तार, दोनों आपके बेटे कहाँ हैं? वो मुख्तार अभी मुनीस ने बुलाया, वहाँ पर वो गया पुलिस में, पुलिस स्टेशन। क्यों बुलाया? क्या पता है, हमको मालूम नहीं है। उसने फ़ोन किया है तो वो गया है। और मुजाम्मिल कहाँ है? मुजाम्मिल वहाँ थाने में है। थाने में ही है। और ये कितना दिन से मुजाम्मिल थाने में है? आज उसको सब शाम को वापस आता है, सुबह जाता है। वो 10 आदमी है, 20 आदमी है उसके साथ, वो जिपलाइन के साथ वो गया है। ये कितना दिन से चल रहा होगा? कौन? ये मुजाम्मिल कितना दिन से पुलिस स्टेशन में अब आना जाना कर रहा है? यम दो ताकि गई जैसे ये जितना दिन वहाँ से वो हादसा हुआ है उतना दिन चालू हो गया। अच्छा, और जब आता है शाम को तब आपको कुछ बताता है कि पुलिस ने? बताता है नहीं, उसको जब वो हादसा हुआ है वो खाली बेहोश गया यहाँ पर, उसने कुछ बोला ही नहीं। तो आप लोगों से जब शाम को आता है खाने पे बात या बातचीत कुछ होती है? नहीं, कोई बात नहीं। और आप कुछ पूछते भी नहीं हो पिता, मतलब आप? हमको हार्ट प्रॉब्लम है, हम पूछता ही नहीं। अच्छा, जैसा है। और ये लगातार रोज चलते आ रहा है? उससे उस टाइम शाम को आया पुलिस यहाँ पर, वो ले गया वहाँ पर पुलिस में। और ये कितना साल से मुजाम्मिल कितना साल से ये जिपलाइन का काम कर रहा है? 3 बार, ये 3 साल। 3 साल और ये 3 बरस। हाँ, 3 साल। और ये मुजाम्मिल कितना साल से कर रहा है? 3 साल से। और मुख्तार कितना साल से गाड़ी का काम कर रहा है? बचपन से ही। बचपन से ही। और आपके फैमिली में और कौन कौन क्या क्या काम करता है? आप क्या काम करते हैं? घोड़े का काम करता है हम पहले। अच्छा, अब मैं बचा जाता है। तो अभी क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपके बेटे जल्दी से जल्दी लौटे, सब ठीक हो जाए? क्या उम्मीद कर रहे हो? अगर छोड़ेगा तो वो तो अच्छा, ठीक है। और आपने कोई पुलिस से बात की है इसके बारे में? कोई आपसे बात? जाने नहीं देता है वहाँ पर, जो संतरी था उस उधर या वो छोड़ता ही नहीं अंदर हमको। हम जो ठेकेदार है उसका है, जिपलाइन का ठेकेदार है, जो उसने वो काम पर लिया है वही वहाँ पर है।
और ये ऐसे लगातार 7 दिन 8 दिन हो गया है जबकि आपके बेटे हो गया लगातार शाम को वापस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुजाम्मिल के पिताजी। मुजाम्मिल वो जिप लाइन ऑपरेटर थे उस समय जब उनके साथ एक पैसेंजर था जब उन्होंने जिप लाइन किया था, और वो वीडियो वायरल गया था कि उन्होंने एक तरफ देख के एक चांद किया, और उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हुआ जब वो जिपलाइन कर रहे थे वो पैसेंजर जो सिविलियन, उसके नीचे वो सब हादसा होते हुए दिखा गया। इनसे हमने बात किया, ये बता रहे हैं मुजाम्मिल जो है उनके बेटे हैं, लगातार 7 से 8 दिन तक लगातार वो पुलिस थाने सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। इनका कोई बातचीत नहीं हो पाया है इनसे, ये बातचीत नहीं करते क्योंकि ये खुद हार्ट के पेशेंट हैं। इन्होंने ये कहा। मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला किया है। सरकार के एक्शन से 2008 में पाकिस्तान से फरीदाबाद पहुंचे हिंदू परिवारों में भी डर पैदा हो गया है। हालांकि उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होने के चलते उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उनकी भारत सरकार से मांग है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। और क्या कुछ कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर हिंदुओं की नृशंस हत्या करने के मामले के बाद में दोनों देशों में हलचल है, और भारत की तरफ से अब साफ फरमान जारी कर दिया गया है कि जितने भी भारत में पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेजा जाए। और इसी पर तमाम राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार और प्रशासनिक स्तर पर पाकिस्तानियों को अब वापस भी भेजा जा रहा है। और हमारे साथ में कुछ लेकिन 2008 में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं जो बाकायदा अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है। हर 2 साल में इनका वीजा बढ़ाया जा रहा है। इनके तस्वीरों हाथों में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने देखेंगे तो ये पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये तमाम लोग इसी पासपोर्ट के सहारे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब इस आदेश के बाद में कहीं ना कहीं इनमें भी इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदेश आए और इन्हें भी पाकिस्तान वापस जाना पड़े। लेकिन ये यहाँ से वापस जाना नहीं चाहते हैं। किन परिस्थितियों में आखिर 2008 में इन्हें अपना घर पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इनसे बात कर लेते हैं। आप जैसा जिक्र कर रहे थे 2008 में आप पूरा परिवार के साथ में भारत आए, कितने लोग भारत आए थे और किन परिस्थितियों में आए थे, क्या वजह रही जो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? वहाँ पे बावजूद जुल्म है, इस्लामिक देश, जैसे आप देख सकते हैं पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, तो पासपोर्ट पे ही जाहिर होता है। वहाँ हर प्रतिदिन 3 बच्चियाँ उठाई जाती हैं हिंदुओं की सिखों की। वहाँ जुल्म होता है, इसलिए अपना हम धर्म बचा के अपने हिंदू के देश में यहाँ भारत आए हैं अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। तो जब वहाँ उस दौर में आप रह रहे थे तो इस तरह के हालात थे कि आपको रहने में मुश्किलें हो रही थी? बहुत मुश्किलें थी बाबूजी, क्योंकि जब हम 2008 में आए हैं ना, तो ये नहीं कि हमने 2008 में प्लानिंग की है आने के लिए, हमने 50 साल पहले प्लानिंग की आने के लिए, लेकिन कुछ दस्तावेजों के कारण या कुछ पासपोर्ट के कारण वहाँ हम रह गए। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आ नहीं पाते वीजा के कारण, क्योंकि वीजा लगती है जब भी वो आ पाते हैं। अभी भी आपके परिवार में या कुछ लोग हिंदू परिवार हैं वहीं रह रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग हैं। मेरे नानके हैं, मेरे माताजी के परिवार हैं, मेरे पिताजी के परिवार हैं, काफ़ी कुछ है, हज़ारों की तादाद में वहाँ हैं। वो हर प्रतिदिन फ़ोन करते हैं, वो कहते रहते हैं कि साहब आप हमें यहाँ से निकालो कैसे करके। हम तो यहाँ सेफ हो गए आके, लेकिन उनका हमें डर सताता रहता है हर प्रतिदिन कि उनके साथ कुछ दुष्कर्म ना हो जाए, कुछ वैसे घटना ना हो। मतलब हालात और बद से बदतर हो रहे हैं वहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो ये हालात घटना घटी पहलगांव की, उसके बाद में चूंकि तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, क्या आपको ऐसा कोई डर है? हाँ जी बिल्कुल। एक तो पहले मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि वहीं से आके यहीं धर्म पूछ के पहलगांव में जैसे आतंक हुआ है, पहलगांव में यहाँ पे आके हमारे 26 हिंदू को मारा गया है ना, तो यहाँ से जैसे अब हिंदू को वहाँ वापस भेज रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। गवर्नमेंट को हम अपील करना चाहते हैं हिंदुओं को वापस ना भेजा जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हिंदुओं को वापस ना भेजा जाए क्योंकि उनके साथ वहाँ पे अत्याचार होगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप भी पाकिस्तान से ही यहाँ पहुँची थी, क्या लगता है अब आज के हालात को देखते हुए और उस दौर में जब आप यहाँ पहुँचे थे? वहाँ पर ऐसे आए थे तो माहौल खराब बहुत था। अभी इसलिए हम हमारी कन्या न्याणी साणी की इज्जत बचाने के लिए आया। हमारा भी हिंदू धर्म का यहाँ है, इंडिया भारत में
इसीलिए आए हैं। अभी कह रहे हैं कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा 24 घंटा तुम्हारे को कहा हुआ तुम बाहर निकलो। हम कैसे निकलेंगे? हम तो उतरने से मार देंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए हमारे मुसलमानों का तुम्हें क्यों मरवा रहे हो? तुम हिंदू हमको मार दो, यहाँ पर गोली मार के हमको हिंदू मार दो तो चलो, हमारे तो हिंदू से तुम मर जाएंगे, मुसलमानों के हाथों से क्यों मरवा रहे हो? लेकिन हालात जो इस तरह के हुए हैं, आपसे कोई पुलिस की तरफ से या किसी ने संपर्क किया है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारा ना यही बस ये कहना चाहते हैं, लेकिन हमारा नागरिकता बन जाए, वापस जाना नहीं चाहते हैं। आप नागरिकता की जो जिक्र कर रहे हैं, नागरिकता के लिए आपने कोई अप्लाई किया है? नागरिकता के लिए हमने 15 फाइल अप्लाई करी है। अब वो देखते हैं जैसे आ जाती है तो हमारे जितने वो रह रहे हैं तो उनकी हम अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं मोदी सरकार का, अमित शाह जी का तहे दिल से परिवार की तरफ से धन्यवाद हम कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए हैं हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वीजा में छूट दी है और हमारे लिए कन्या है, हमारी बच्चियां हैं, हमारे रहने के लिए उन्होंने प्रबंध किया है। आपका क्या नाम है? एक बार आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला कौर है। कमला कौर, कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। तो आप भी क्या पाकिस्तान में पैदा हुए थे या यहाँ आके पैदा हुए? हाँ जी, मैं जब 4 साल की थी जब यहाँ पे आई थी। तो आपका भी पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का ही है? हाँ जी, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ पाकिस्तान का है। तो आपने यहाँ आके पढ़ाई की? हाँ जी, की थी पढ़ाई, पर यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते। अब नागरिकता का सवाल है आपके सामने कि आपको नागरिकता मिल जाए, आपने भी अप्लाई किया होगा? हाँ जी, किया हुआ है। बस हमको मोदी जी से विनती है, हमको जल्द से जल्द नागरिकता दे और हमको वापस ना भेजे। ये जो पहलगांव की घटना घटी, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि जिस तरह से धर्म पूछा गया? हमको तो ये लगता है कि वहाँ से यहाँ पे मुसलमान आके हिंदुओं को मार के जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, हमको वापस भेजेंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से यहाँ आके हिंदुओं को मार के जा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश तो है नहीं सरकार की तरफ से, लेकिन डर आपको है? डर बहुत लग रहा है, कहीं ये ना हो जाए कि वहाँ से जो हिंदू आ रखे उनको वापस भेज दे। हमको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे न्यूज़ में, टीवी में कि यहाँ पे जो लोग घूमने के लिए भी आए थे उनको वापस भेजा गया है। आप अब किस आधार पर यहाँ रह रहे हैं क्या? क्योंकि आप 2008 में जब आए थे, 4 साल आपकी उम्र थी उस टाइम, तो उस जब से लेकर अब तक कैसे आपको इंडिया में शरण मिल रही है? क्या कोई दस्तावेज पूरा करना पड़ता है आपको? नहीं, वहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी बहुत सुरक्षितता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मेरी जो बड़ी बहन है वो बताती है, वो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी। जैसे कि 7-8 बजे तो वो घर से ही नहीं निकलती थी, शाम को 4-5 बजे से वो घर में अंदर रहती थी, कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती थी, सब घर में ढक के रहती थी, बुर्का पहन के रहती थी, ऐसे रहती थी। यहाँ पे हम आए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, आज़ादी है, हमारी आज़ादी है, हम घूमते हैं, बाहर जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम नहीं चाहते कि हम दोबारा पाकिस्तान जाएं। आप तो नहीं चाहते पाकिस्तान जाएं, लेकिन जो आपका परिवार पीछे छूट गया वहाँ पाकिस्तान में, उनसे भी आपकी बात होती होंगी। किस तरह के अब हालात हैं, क्या मंजर है वहाँ? वहाँ बहुत बुरे हालात है, वहाँ के बहुत बुरे हालात है, इतनी महंगाई है, इतनी कमाई नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरे हाल है। वो भी चाहते हैं आने के लिए, पर उनके पास इतना है नहीं कि वो करे कुछ आने के लिए। वो हमें कहते हैं कि यहाँ की सरकार से हम विनती करें कि उनको वहाँ से यहाँ लाया जाए। देखिए, ये वो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं जो अब फरीदाबाद में यहाँ भारत में शरण लेकर रह रहे हैं, और लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा ऊपर ये यहाँ हर 2 साल में यहाँ इनका वीजा बढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़े मुश्किल हालात इनके लिए ये वो है कि इनके पास में अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और उस पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो म्याद है वो जल्दी इनकी जब खत्म होती है तो इन्हें एक बार फिर पाकिस्तान जाना होता है और पाकिस्तान में उसे रिन्यू कराना होता है, और रिन्यू कराने के नाम पर इनसे मोटी रकम वसूली जाती है। और ऐसे में अब सरकार से इनकी गुहार यही है कि नागरिकता के लिए इनकी तरफ से जो अप्लाई किया गया है, इन्हें नागरिकता मिले, और पूरी तरह से चूंकि हिंदू परिवार हैं, फरीदाबाद या भारत में इन्हें रहने की सरकार मंजूरी दे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।